नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और दशाफल 89 और आज बात होगी राहु की महादशा में राहु के ही अंतर्दशा का फल। और जानना आप लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि राहु, केतु, शनि, मंगल जितने भी अशुभ ग्रह हैं वर्तमान समय में हमारे आचार्य जी लोग उसका अध्ययन ज़्यादा कर लेते हैं। और हमेशा से परिणाम, भाई कुछ भी बोला जाए और कैसे भी बोला जाए, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके लिए ज्योतिष पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम बोल दिए, कुछ सही हुआ, कुछ गलत हुआ, लेकिन हम यदि ज्ञान रख करके कुछ बोलें तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले तो राहु को समझ लेते हैं कि राहु स्मोकी प्लैनेट्स है। हम कहते हैं कि गणितीय बिंदु है, एक काल्पनिक बिंदु है, इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। और राहु केतु के विषय में पीछे 1-2 पाठ दिए हैं, उसको पढ़ के यदि आप दशाफल पढ़िएगा तो और आनंद मिलेगा। ये भी कहा जाता है कि जिस ग्रह की महादशा हो, यदि उसी ग्रह की अंतर्दशा हो तो बहुत शुभ फल नहीं मिलते। तो ये भी नहीं कहा जाता है कि बहुत अशुभ फल मिलते हैं। तो फिर जब वो शुभ फल नहीं मिलते तो कैसा फल मिलता है? तो साधारण फल मिल जाता है। तो साधारण फल क्या मिलेगा? अन्य ग्रहों के लिए हम ये भी जोड़ते हैं कि कालपुरुष में वो जहाँ का स्वामित्व रखता है उसका भी फल मिलता है, और उसके साधारण गुण स्वरूप का भी फल मिलता है। राहु के लिए तो स्वामित्व है ही नहीं। दूसरा, विशेष रूप से राहु को शनिवत राहु कह दिया गया है। तो ठीक है, इतना तो समझ में आया कि शनिवत राहु है, अर्थात शनि के जैसा फल करेगा। तो शनि का साधारण फल क्या है? दुख देना, परेशानी देना, अड़चन देना। धन देना तो विशेष फल में आएगा, और वो कब समझेंगे? जब पत्रिका में स्पष्ट हो जाएगा कि ये धनेश है, भाग्येश है, धन स्थान में बैठा, भाग्य में बैठा, तो वो देगा, वो विशिष्ट फल के अंतर्गत देगा। लेकिन साधारण फल के अंतर्गत क्या देगा? दुख देगा, परेशानी देगा, अड़चन देगा, रुकावट देगा, रोग देगा, निराशा देगा, यही देगा। तो राहु में जब राहु की ही दशा हो तो बहुत अच्छा फल करेगा, ये तो संभव नहीं है। लेकिन अभी जितने भी बात हमने कहे, इन सारे बातों को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो हमने कहा दुख देगा, तो कैसे देगा? हो सकता है घर में कल कोई बीमार, कल कोई अन्य खर्च, किसी शत्रु का भय, रोग भय। तो 2 शब्द हमेशा से राहु के लिए जोड़ करके रखिए। और आप किसी से भी पूछिएगा, 70% लोग हाँ कहेंगे। भय और भ्रम। अगर राहु में राहु की स्थिति है तो ये भय और भ्रम आएगा ही आएगा। आगे कैसा होगा, नहीं होगा, क्यों सोच रहे हो भाई? जैसे चल रहे थे चलो आगे। दूसरा सोचना है कि मंगल के बाद राहु की दशा आती है। पीछे भी चर्चा किया है, आगे भी करते रहेंगे, आप लोग समझिएगा। सूर्य अशुभ तो चंद्रमा को शुभ मानिए। ग्रहों का जो एक्सेस है वो मैं बता देना चाहता हूं। चंद्रमा के बाद मंगल भी अशुभ और राहु भी अशुभ। क्यों? क्योंकि मंगल इतना एक्सलरेट करता है परिणामों को, क्योंकि वो फोर्स का, बल का कारक है। तो एक्सलरेट करके जब छोड़ देगा तो भी तो चलता रहेगा ना वो परिणाम। तो उसको संभालने का अन्य किसी ग्रहों को सामर्थ्य नहीं है सिवाय राहु के।
क्योंकि इसको भी बाहुबली बोला जाता है। इसीलिए मंगल के बाद राहु, फिर आगे उसी तरह चलेगा। गुरु शुभ तो शनि अशुभ, बुध शुभ तो केतु अशुभ, और फिर शुक्र शुभ तो सूर्य अशुभ। चलिए ये भी समझ लिए। तो भय और भ्रम तो इन दशाओं में आएगा ही आएगा। अब दूसरा क्या होता है कि जहां स्थित जिस राशि का हो, अगर यहां मेष राशि का स्थित है राहु, तो ये इसका भी फल करेगा और इसकी जो दूसरी राशि है उसका भी फल करेगा। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि राहु है कहाँ। अगर ये मकर राशि का राहु है तो ये मकर राशि का भी फल करेगा और कुंभ राशि का भी फल करेगा। तो क्या फल करेगा, अर्थात लग्न का भी फल करेगा और धन का भी फल करेगा। अगर ये मिथुन राशि का है तो ये लग्न का भी फल करेगा और चतुर्थ का भी फल करेगा। तो ये बात आप लोगों को समझ लेना है। अब आ जाता है कि कोई भी ग्रह जिस भाव में स्थित होता है ना, उस भाव का परिणाम प्राथमिकता से करता है। अब हमने कोई भी ग्रह कह दिया, अर्थात सूर्य शनि जो भी आप मानिए, तो क्या राहु के ऊपर लागू होता है? जरूर होता है। तो अब अगर राहु 8वें में स्थित हो जाए तो प्राथमिकता से 8वें का फल करने लगेगा। किसको किसको चाहिए? किसी को नहीं चाहिए। चोट चपेट दुर्घटना हानि ये सब किसको चाहिए? यहां बैठ करके रोग ऋण शत्रु देने लगेगा, क्योंकि यहां का तो फल करना ही है इसको। हमने कहा सभी ग्रह प्राथमिकता से करते हैं, तो उसमें राहु आता है। ये तो आंख कान बंद करके करता है, क्योंकि ये जानता है हम यहां बैठे यहीं का फल करना है, हम मालिक कहीं के तो है नहीं। तो आप लोगों को हमेशा जब राहु की महादशा समझ रहे हैं तो प्रकृति में ही, अर्थात ये 18 साल के लिए भय और भ्रम आपको बना के रख सकता है। और दूसरा, योजना बनाने वाला ग्रह, योजना या नीति। अब आप इससे बचने के लिए या नीति बनाइए या योजना बनाइए, या आपका उम्र क्या है, उस उम्र में आप किस प्रकार की नीति और योजना के साथ अपने जीवन को चला सकते हैं, तो ये यहां प्रतीत हो जाएगा। अब आ जाते हैं कि हमेशा लोग कहते रहते हैं कि ये अंगारक दोष बना लेता है। अगर मान लीजिए कि ये मेष राशि की पत्रिका है और मैं देखिए बड़ा, और मंगल और राहु यहाँ है, या और भी छोड़ देता हूं, मैं यहां सूर्य को ही ले आता हूं, सूर्य और राहु यहां है। छूटते ही आजकल बोलने लगते हैं ग्रहण दोष हो गया, सूर्य को ग्रहण लग गया। अगर ये वाला बात बोलने भूल गए तो बोल देंगे पितृदोष लग गया। कैसे लग गया भाई? समझना होगा। दूसरा, अब ये त्रिकोण के स्वामी के साथ केंद्र में है तो ये राजयोग हो गया ना। अब यही मंगल के साथ यदि यहां बैठ जाए, हम मंगल को हमेशा लग्नेश को केंद्र मान करके चलें, देखते ही बोले अंगारक दोष, शादी नहीं होगी, बच्चा नहीं होगा, ये नहीं होगा। लग्नेश है भाई, केंद्र का स्वामी है, राहु के साथ है, राजयोग बनाता है। वो 35 श्लोक वाला जो लघु पराशरी है ना, उसमें भी लिखा है। तो क्या आपने ज्योतिष सीखने के लिए 35 श्लोक अर्थात 35 पैराग्राफ मान लेंगे हम? वो भी नहीं पढ़ा तो क्या दोष दे सकते हैं? अगर यहां सूर्य के साथ राहु हो तो इमीडिएट रिजल्ट वो किसका करता है? तो जिसके साथ बैठा होता है। यहां मंगल के साथ राहु है
तो इमीडिएट रिजल्ट किसका करेगा? मंगल का करेगा। और पंचम का तो फल करना ही करना है। गुण धर्म हासिल किससे कर लेगा? मंगल से कर लेगा, वही उसके सबसे करीब है। तो हमारा कहना है कि विषयों को तरीके से समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अंगारक दोष बोल करके परेशान करना ये गलत है। मैं बता देता हूँ, अभी आप लोग बैठे आराम से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि यही ये वृष लगन की पत्रिका होती, अब ये द्वादशेश मंगल के साथ राहु है, तो ये अच्छा नहीं है। ये हमको खुद ही समझ में आ रहा है कि मूल त्रिकोण राशि द्वादश में और यहां राहु बैठ गया मंगल के साथ। इसको अंगारक बोलिए, महाअंगारक, घोर अंगारक, लेकिन जरूरत कहाँ है बोलने का? यहाँ तो लोगों को इस नंबर कहाँ है या स्वामित्व कहाँ का है इससे लेना देना ही नहीं है, सिर्फ ये बता देना है कि ये लग गया। अब चूंकि राहु की ही अंतर्दशा है, तो राहु जिस भाव में होगा तथा जिस ग्रह के साथ होगा, रिजल्ट उसी की तरह होगा। तब 12 के 12 भावों में घुमा घुमा करके पढ़ना, समय वेस्ट करना। आप लोगों को ये चीज़ समझने के लिए मैं लग्नानुसार भावाश्रय फल पढ़ा ही रहा हूँ, वहाँ समझिएगा। यहाँ उतना ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। तो हमेशा यदि हमको ये समझ में आता है कि ये जिस घर में बैठा वो घर किस तरह का फल देता, और जिस राशि में बैठा उसकी दूसरी राशि कहाँ है और वो घर किस तरह का फल करता है। और जब राहु की अंतर्दशा रहेगी तो वो उस तरह का फल करेगा, क्योंकि उसके साधारण हिसाब किताब में ये फल आ जाता है। अब राहु में ही राहु है, तो आपको हमेशा से ये सोचना है कि यहाँ यदि त्रिकोण में राजयोगों में भी शामिल है, तो ये राजयोग का फल राहु में ही कर देगा, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ साधारण फल की ही बात की जाती है। जब राहु में मंगल आएगा, गुरु आएगा, सधर्मी और विधर्मी की भी बात हम करते हैं। तो जब राहु में राहु अपने ही अंतर्दशा में पूर्ण फल नहीं करते, या सारे शुभ फल नहीं करते, या सारे अशुभ फल भी नहीं करते, तब कब करते हैं? तो जब सधर्मी ग्रह की अंतर्दशा आती है तब करते हैं। तो सधर्मी और विधर्मी को भी कभी पढ़ा लेंगे हम, लाइव क्लास में आइएगा, वहाँ कभी चैप्टर निकाल के आपको पढ़ा देंगे। तो आप लोगों को जो अलग अलग ग्रहों का दशा बता रहे हैं, यहाँ लगन तो किसका है, मेष किसका है, वृष मुझे नहीं पता, लेकिन यदि बताने आ गया कि ऐसे भाव में है, ये ग्रह का गुण स्वरूप ये है, काल पुरुष में ऐसे स्वामित्व रखता है, नैसर्गिक में यहाँ, तात्कालिक, किसी का भी बोल सकते हैं। तो इसीलिए समझना जरूरी है। दोहराएंगे, क्रम से पढ़िए। न जाने कितनी बार मैं बोला हूँ, बड़ा फायदा होगा आपको। और वर्तमान में बस इतना ही कहूँगा कि शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत सारे लोगों को ऐसे बातों से कितना डराया जाता है, तो उनका भी कुछ भला हो जाएगा, वो भी कुछ सीख जाएंगे। तो अगर आप तक ज्ञान पहुंच रहा है तो आप इसको भी बढ़ाने का प्रयास कीजिए। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।